बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीएए को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि इसे सरकार ने लागू कर दिया है। सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो बड़ी बातें इसमें लिखी गई हैं वो आपको पढ़कर सुना देते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों को धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उनको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज इसमें शामिल किए गए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। प्रमुख मुद्दे हैं पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करना, दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देना, नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी, साथ ही आर्थिक, व्यावसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुनिश्चित होंगे। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलतफहमियां जो फैलाई गई हैं उसको भी एड्रेस किया गया है। बताया जा रहा है यह नागरिकता देने का कानून है। सीएए से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा, जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा कोई और जगह नहीं है। भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले और ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जा सके। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जो पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये तमाम जानकारी दी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएए के अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। दरअसल इसमें जिन 6 धर्मों को डाला गया है, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। याद रखना होगा, तीनों मुस्लिम देश हैं। ऐसे में वहां पर जो अल्पसंख्यक है, यही सरकार की अभी तक इस पर दलील भी रही है कि इसमें मुस्लिमों को इसलिए नहीं शामिल किया गया है क्योंकि जिन 3 देशों का जिक्र है वो तीनों देश मुस्लिम बहुल देश हैं और ऐसे में वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं वो अन्य धर्मों के लोग होंगे, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। और इसीलिए उनके लिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 बनाया गया है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि पत्रकार हैं। मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हमारे साथ शशि शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। आशुतोष जी हमारे साथ इस खबर पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। हमारा संविधान ये आजादी देता है, शशि शेखर जी, जो लिखा गया है उसमें जानकारी ये भी दी गई है कि हमारा संविधान, भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले और ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जा सके। क्या उस आधार पर, क्योंकि 3 देश हैं जहां से ये, जिन पर यह लागू होगा, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री, तो वहां पर अल्पसंख्यक तो अन्य धर्मों के ही लोग होंगे, तो उनको ये नागरिकता के लिए सुविधा दी जा रही है। क्या आपको भी लगता है कि ये भेदभाव है किसी के खिलाफ? क्योंकि ममता बनर्जी ने तो अभी से तलवारें निकाल ली है बयान से। शशि जी, देखिए, उन्होंने जो तलवारें निकाली अंजना, वो तलवारें उन्होंने उस कयास और उस आधार पर निकाली थी जो कि जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने शाहीन बाग और देश के कतिपय अन्य हिस्सों में देखा था। तो उसको तो इन्होंने टच ही नहीं किया। उन्होंने भारत के किसी भी नागरिक को उससे छेड़ा ही नहीं। और जहां तक ये जो उन्होंने अभी अधिसूचना आज लागू की है, ये सारी की सारी अधिसूचना पर बहस पहले भी हो चुकी है। अमित शाह इसका जवाब दे चुके हैं बाकायदा। तो मुझे नहीं लगता कि कम से कम इस अधिसूचना को लेकर कोई बहुत बड़ा विभेद, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन ये अधिसूचना इस समय पर क्यों, सवाल ये उठता है। एक ऐसी सरकार जो कि चुनाव लड़ने में सिद्धस्त मानी जाती है, जिसकी चुनाव मशीनरी सबसे अच्छी है, एक ऐसी पार्टी द्वारा की अगुवाई में हुकूमत चल रही है,
तो इस समय क्यों? तो मुझे ऐसा लगता है, भले ही अभी नहीं, लेकिन मोदी सरकार ने एक पूर्व पीठिका बना दी है। आप याद करें, 2019 से पहले 370 को नहीं छेड़ा गया था, लेकिन 35A को छेड़ा गया था चुनाव से पहले। तो अब उसकी एक पूर्व पीठिका बना दी गई है। संदेश बहुत साफ है कि हम इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम इसको लागू करेंगे आज नहीं तो कल। और चुनाव से पहले अगर मैंडेट मिलता है तो कहीं ऐसा न हो कि जैसे चुनाव जीतते ही 2019 में उन्होंने कश्मीर का काम किया था, उसी तरीके से इसको भी करें। इसमें मुझे कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती है। तो ये आज की तारीख में एक तरह से ट्रेलर है अंजना। ट्रेलर क्या, अब तो सर मतलब शुरू हो गया, ये जो अब नोटिफिकेशन आ गया, कानून तो पहले ही पास हो गया था। जल्दी से आशुतोष जी मैं आपसे कमेंट लूं, उससे पहले सुना देते हैं जब गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर जवाब दिया था, सदन में ही दिया था, उन्होंने क्या दलील रखी थी सरकार की तरफ से। सदन 70 साल से जो शरणार्थी यहां पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? भाई मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए ना। हम सीए को लागू कर सभी शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। आशुतोष जी, आपको भी टाइमिंग पर ही प्रश्न आप खड़े कर रहे हैं, हम आपको वो भी सुनाएंगे जो पार्लियामेंट में, सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर कहा था। ये तो एक रैली की उनकी बात आप सुन रहे थे। आपको भी टाइमिंग पर गलती दिख रही है या फिर आपको भी इस बात में मेरिट दिखता है कि ये अल्पसंख्यकों में खास तौर पर मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव है? देखिए अंजना, इसमें दो पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि सबको मालूम है कि यह कानून कब पास हुआ था। कोविड के पहले पास हुआ था, और कोविड के पहले जब पास हुआ था उसके बाद इसके ऊपर जबरदस्त तरीके से जो शाहीन बाग की महिलाएं हैं और तमाम लोगों ने इस पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, अपने आप में एक बहुत जबरदस्त आंदोलन में तब्दील हुआ था। प्रश्न यह उठता है कि आज से तकरीबन 4.5 साल पहले जो कानून संसद से पास हुआ, उसको चुनाव के ठीक पहले, वो भी तब जब चुनाव की घोषणा होने वाली है, यानी 1 या 2 दिन पहले आप क्यों लागू करते हैं? क्या इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन सरकार के पास है कि 4.5 साल तक आपने अधिसूचना क्यों नहीं जारी की? उसके पीछे का कारण क्या है और क्यों चुनाव के ठीक पहले किया गया? पहली बात तो ये। दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि आपकी शरणार्थी की परिभाषा क्या है, आप उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो सीएए को बिना एनआरसी से अलग करके आप नहीं देख सकते हैं। और उसमें अगर मान लीजिए इस देश के अंदर किसी गरीब की, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, अगर उसके पास ये प्रमाण पत्र नहीं मिलता मुसलमान के पास, और वो अपने साबित नहीं कर पाता कि इस देश का सिटीजन है, भले यहीं पैदा हुआ कई पीढ़ियों से, तो क्या फिर उसको निकाल के आप कहीं और भेज देंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसी सवाल को लेकर जो मुस्लिम तबके के अंदर ये एक भावना पैदा हुई कि दरअसल ये उनको टारगेट किया जा रहा है और उनकी नागरिकता को उनसे छीनने का काम किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न इसमें जो लेकिन साफ जो जानकारी दी गई है, जी ठीक है, जानकारी दी गई है, उसमें साफ कहा गया है कि नागरिकता देने वाला है, नागरिकता लेने वाला नहीं है। फिर ये क्या अफवाह फैलाने के बराबर नहीं होगा कि कहा जाए कि मुस्लिमों से उनका पूछा जाएगा, अगर वो साबित नहीं कर पाएंगे तो उनकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी? मैंने आपसे कहा कि सीएए को आप एनआरसी से अलग करके नहीं देख सकते, और दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, और इसीलिए दोनों को इसीलिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था इस देश के अंदर, और अपने आप में जबरदस्त आंदोलन था। उसको किस तरीके से दबाया गया और कोविड की वजह से वो आंदोलन वापस हुआ था। जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ अफगानिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ बांग्लादेश से क्यों, हमारे पड़ोस में श्रीलंका के अंदर भी तो जो हिंदुओं के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया, जिस तरीके से उनके ह्यूमन राइट्स का हनन किया गया, उनमें से बड़ी संख्या में लोग भारत आए, उनके बारे में क्यों नहीं प्रश्न किया जा रहा? तो जाहिर सी बात यह है कि चुनाव के ठीक पहले ये जो फैसला सरकार की तरफ से किया गया है सूचना जारी करने का, उसका स्पष्ट तौर पर सरकार से लेना देना, और मैं शशि जी की इस राय से सहमत हूं
ये एक ट्रेलर है। हालांकि उन्होंने इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ट्रेलर किस संदर्भ में वो कह रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह ट्रेलर है और इस ट्रेलर को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को खास तरीके से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस दिन ये कानून लागू होगा उसी दिन विपक्षी पार्टियां इसके ऊपर रिएक्ट करेंगी और उसके बाद फिर वो जो पुराना हथकंडा है, जो पुराना तरीका है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, उस पर अमल शुरू होगा। ठीक, गौरव भाटिया जी, 3 आरोप लगे हैं, बीच में आपसे कनेक्शन चला गया था, तीनों का जवाब सिलसिलेवार ढंग से। एक तो 11 दिसंबर 2019 को यह कानून पास हुआ, ऐसे में इतनी देर सरकार ने क्यों इंतजार किया और अब जाकर नोटिफिकेशन है। दोनों जो यहां पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनका यह कहना है कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए। दूसरा जो सवाल आ रहा है वो है कि क्या ध्रुवीकरण सरकार इसके जरिए करना चाहती है, यह आरोप आपने आशुतोष जी का सुन ही लिया होगा। और तीसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या सीएए और एनआरसी को जोड़कर देखना होगा, ऐसा आशुतोष जी कह रहे हैं कि अलग करके नहीं देखा जा सकता। ऐसे में मुस्लिमों को टारगेट किया जा सकता है कि अगर वो साबित नहीं कर पाते कि उनकी वो यहीं पर पहले से थे तो उनकी नागरिकता जा सकती है। तीनों प्रश्नों पर आपका जवाब। अंजना जी, देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्टता से एक बात कहूंगा, यह आज ऐतिहासिक दिन है कि सीएए का कानून लागू हो रहा है, जैसा आपका चैनल बता रहा है, और विपक्ष के चाहे प्रवक्ता हो, चाहे अपने आप को कोई विश्लेषक कहे, विधिक जानकारी थोड़ी कम रखते हैं ये लोग, और इसलिए ये लोग रायता फैलाते हैं, ये लोग डर फैलाते हैं। जैसा मैं आपके पहले भाग में कह रहा था, इस कानून से जो भारत का नागरिक है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, उसकी नागरिकता जा नहीं सकती है, तो उसे डर किस बात का है, यह बात मैं समझ नहीं पाया। और बिल्कुल स्पष्टता से मैं एक बात और बता दूं, जो कानून के ज्ञाता हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी में भी वरिष्ठ अधिवक्ता हों, उनसे पूछ लीजिएगा, सीएए का ये जो संशोधन हुआ और एनआरसी का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं मैं आपसे। लेकिन फिर भी मैंने सुना यहां पे आशुतोष जी ने कहा कि सीए और एनआरसी को एक साथ देखकर ही आगे बढ़ना होगा, ऐसे ही डर फैलाया जाता है। आपने कहा चुनावों के मद्देनजर ये किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर 2019 में ये पारित हुआ और कोविड की महामारी में हमारी प्राथमिकता करोड़ों भारतीयों की जान बचाना था, हमें सुनिश्चित करना था कि वैक्सीन और टीके लग पाए 220 करोड़, तो क्या हम गलत थे? और एक बार अगर ये कानून पारित हो गया और अब उसकी अधिसूचना आ रही है, तो इसमें चुनाव से क्या लेना देना है, मैं समझ नहीं पाया। आपने कहा ध्रुवीकरण किया जा रहा है। अंजना जी, अब ये बताइए कि जब ये कानून उन लोगों के लिए है जिन्होंने 3 मुस्लिम बहुल्य देशों में वर्षों से उत्पीड़न झेला है, और उनको हम यहां शरण देंगे क्योंकि एक पृष्ठभूमि है विभाजन की भी, तो भारत तो वो देश रहा ही है जो हमेशा मानवता के साथ खड़ा रहा है।